हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी का ये 6th चैप्टर है और इसमें हम जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाती है और हमारी इकोनॉमी में इसका क्या महत्व है, कितने तरह से मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होती है। इस चैप्टर को मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि मुझे लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। चलिए चैप्टर देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल इन और मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जब हम किसी भी सामान का प्रोडक्शन करते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में और उसके लिए हम रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं और उसे फिर ऐसा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore, aluminium from bauxite? आपको पता ही है या पता ही होगा कि पेपर जो है वो लकड़ियों से, शुगर केन से यानी गन्ने से, आयरन स्टील आयरन ओर से और एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है। Do you also know that some type of clothes are manufactured from yarn which itself is an industrial product? और आपको ये भी शायद पता ही होगा कि कुछ कपड़े भी ऐसे होते हैं जिसको इस तरह के धागे से बनाया जाता है जो कि खुद एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। जैसे सिंथेटिक कपड़े जितने होते हैं वो सिंथेटिक यार्न से बनते हैं और ये क्या है, ये खुद भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। ठीक है। People employ in a secondary activity manufacture the primary material into finished good। ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। आपने इकोनॉमिक्स में भी इस चीज़ को पढ़ा, यहाँ देखिए ज्योग्राफी में भी आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ रहा है कि प्राइमरी मटेरियल जो होती है उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी की मदद से एक फिनिश गुड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं और फिर क्या होता है, ये फिनिश गुड्स लोग यूज़ करते हैं। यानी पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटी, जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं वो क्या करते हैं, प्राइमरी मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उस फिनिश गुड को हम इस्तेमाल करते हैं। द वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्री, कार, ब्रियरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरीज ऑल्सो एक्सेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी। जो लोग स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं, कार फैक्ट्री में काम करते हैं, ब्रियरीज यानी जहाँ ड्रिंक वगैरह बनाई जाती है वहाँ काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, बेकरी में काम करते हैं। बेकरी में आप समझते ही हो जहाँ पर बेकिंग की जाती है, केक वगैरह जो कुछ भी होता है जहाँ बेकिंग का काम होता है, ये सब के सब इसी कैटेगरी में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कुछ लोग तो सर्विस के लिए होते हैं। And in this chapter we are mainly concerned with manufacturing industry। वैसे हम सर्विस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज़्यादा बात होगी। विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर, और ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। The economic strength of the country is measured by the development of manufacturing industry। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इसी चीज़ से नापी जाती है कि उस देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी डेवलप्ड है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की क्या इम्पॉर्टेंस होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, मेनली बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग को बैकबोन माना जाता है डेवलपमेंट का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी इसे आधार माना जाता है। क्या कारण है कि इनको आधार माना जाता है, चलिए देखते हैं। Manufacturing industry not only help in modernizing industry which form the backbone of our country। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करता है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया उसने और जो कि हमारे देश का बैकबोन है। एग्रीकल्चर को हमारे देश का बैकबोन माना जाता है। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। They also produce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them job in secondary and tertiary sector। और जो लोग
बहुत ज़्यादातर लोग जो है पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर हैं, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर वो निर्भर हैं, उनको सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर काम देता है कि भाई इतना कृषि के ऊपर निर्भर न रहो, आप सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में भी आकर काम कर सकते हो। Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. Industrial development जो है वो क्या है, ये शर्त मानी जाती है कि भाई इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगी देश की, क्योंकि बेरोज़गार लोग रहेंगे तो गरीबी रहेगी देश में, लोगों को जैसे ही रोज़गार मिलेगा तो देश की गरीबी भी दूर हो जाएगी। दिस वॉज द मेन फिलासफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर इन इंडिया। और इसी को ध्यान में रखकर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री खोली गई और बहुत सारे जॉइंट वेंचर भी हैं। आप देखोगे सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर भी बहुत सारी फैक्ट्री चलाती है। It was also aimed at bringing down regional disparity by establishing industry in tribal and backward area. इसके अलावा जो है इसका उद्देश्य ये भी है कि आप ना ऐसी इन इंडस्ट्री को ऐसी जगह पे खोलो जहाँ पर ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया ज़्यादा है। तो ऐसी जगह पे आप इंडस्ट्री चलाओगे तो वहाँ के लोग जो बैकवर्ड हैं थोड़े, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। जब आप अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हो और व्यापार और कॉमर्स की मदद से, तो फिर क्या होता है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, यानी आप विदेशों को चीज़ें बेचोगे तो विदेशी जो करेंसी होती है, पैसा होता है, वो देश के अंदर आता है। कंट्री दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। ऐसे देश जो कि जिनके पास रॉ मटेरियल है बहुत सारी, बहुत अलग अलग तरह की, और फिर वो उससे वो ऐसा सामान बनाते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये देखा गया है कि वो देश बहुत अमीर होते हैं। इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी लाई इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। इसलिए देश की तरक्की इसी बात के ऊपर निर्भर करती है कि आप जल्दी से इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को न सिर्फ बढ़ाओ, डेवलप करो, बल्कि और वैरायटी लाओ उसमें, ताकि ये इंडस्ट्री तरक्की कर सके और देश प्रॉस्परस हो सके। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है दोनों अलग अलग तो बिल्कुल ही नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। For instance, the agro industry in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. आपने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सुना होगा। इसमें क्या, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब ऐसे इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित होते हैं, और इसने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर को भी बहुत आगे बढ़ाया है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। दे डिपेंड ऑन द लैटर फॉर रॉ मटेरियल, क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर होते हैं। एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरिगेशन पम्प। उसके अलावा क्या है कि जो फैक्ट्री होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान बनाती है, वो क्या करती है, इन किसानों को बेचती है, फर्टिलाइज़र बेचती है, इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवाइयाँ, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन, टूल्स टू द फार्मर। ये सब चीज़ें बनती हैं और बनकर इनको बेची। इंडस्ट्री जो है क्या करती है, ये सब चीज़ें बनाकर किसानों को बेचती है। इसीलिए कहा गया कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है, दे मूव हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं। दस डेवलपमेंट एंड competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculture in increasing to their production but made the production process very efficient। और एग्रीकल्चर और इन दोनों को साथ साथ चलने से क्या हुआ, प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही ये हो गया, बहुत ही आसान हो गया। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज जब ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ गया है, पूरी दुनिया जो है बहुत छोटी नज़र आने लगी है बिज़नेस के मामले में, इसलिए इंडस्ट्री को नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। हर इंडस्ट्री को बहुत एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनने की ज़रूरत है। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट एनफ। सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होना यानी अपने देश की ज़रूरत को देश के अंदर ही पूरा कर लेना, इतना काफ़ी नहीं होता।
Our manufactured good must be at par in quality with those in international market. हमारा सामान ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसी क्वालिटी उसकी होनी चाहिए कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर सकें. Only then we will be able to compete in the इंटरनेशनल मार्केट. तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे देशों के साथ कंपटीशन कर सकेंगे. इंडस्ट्रियल लोकेशन, वैसे तो न्यू बुक जो आई है आपकी उसमें ये पोर्शन है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कई बातें ऐसी हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. इंडस्ट्रियल लोकेशन, कैसे आप पता लगाओगे कि ये जगह इंडस्ट्री लगाने के लिए अच्छी है. तो क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. वैसे ये बहुत जटिल काम है पता लगाना कि कहाँ पर इंडस्ट्री हमें लगानी चाहिए. दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. लेकिन सबसे पहले जो चीज़ें हम देखते हैं उसमें रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट. यानी रॉ मटेरियल, जिस चीज़ का कि आप फैक्ट्री लगा रहे हो उसका रॉ मटेरियल आपको आसानी से सस्ते में मिल जाए, लेबर मज़दूर मिल जाए, कैपिटल आप पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो आसानी से अवेलेबल हो जाए, पावर बिजली मिलती रहे आपके इंडस्ट्री को, और मार्केट भी पास में हो. Consequently, manufacturing activity tend to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location either available or can be arranged at low cost. लेकिन ये मुश्किल ये है कि इन सभी इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस. एक ही जगह पर इन सभी फैक्टर्स का मिलना संभव नहीं होता. इसलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऐसी जगह पर शुरू की जाती है जिसे सबसे अप्रोप्रिएट माना जाता है उस जगह को, कि हाँ जी हम यहाँ पर अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल लोकेशन यहाँ पर किया जा सकता है जहाँ पर हमें लो कॉस्ट में ये सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाए. आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, अर्बनाइजेशन फॉलो. जैसे ही इंडस्ट्री लगने लगती है शहर बनने लगते हैं. सम टाइम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन अ नियर सिटी. कई बार इंडस्ट्री जो है वो शहरों के करीब या शहरों में होती है. दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण जो होता है वो साथ साथ चलता है. सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइस. शहरों में ये सभी सुविधाएं, इस तरह की सर्विस आपको आसानी से मिल जाएगी. बैंक आसानी से मिल जाएंगे, इंश्योरेंस हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट आपको आसानी से मिल जाएगा, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये सभी आपको आसानी से मिल जाएंगे अपनी इंडस्ट्री के लिए. Many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban center known as agglomeration economy. और कई बार क्या, बहुत इंडस्ट्री एक जगह आ जाती है क्योंकि शहरों में कई तरह की सुविधाएं इनको मिलने लगती हैं, और इस तरह जब कई इंडस्ट्री एक जगह इकट्ठा होकर लगने लगती है, यानी कई इंडस्ट्री, अगर जैसे आप देखिए नोएडा में, इन जो नोएडा का इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ देखिएगा बहुत सारी इंडस्ट्री आपको मिल जाएगी अलग अलग तरह की. इस तरह के अर्बन सेंटर को एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है. ग्रेजुअली लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन टेक प्लेस. धीरे धीरे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, है ना. In the pre-independence period, most of the manufacturing units were located in places from point of view of overseas trade such as मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. और जब भारत स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था, तब क्या था, अंग्रेज़ों के गुलामी के टाइम में ज़्यादातर ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वह ऐसी जगह पे हुआ करते थे जहाँ से विदेशों को व्यापार आसानी से किया जा सके. यानी सब कोस्टल एरिया में हुआ करते थे. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सभी क्या है, कोस्टल एरिया हैं. Consequently, there emerged certain pocket of industrially developed urban center surrounded by huge agricultural rural hinterland. फिर बाद में कई ऐसे अर्बन सेंटर, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर बन गए जो कि खेतों के बीच हुआ करते थे. पहले ऐसा नहीं था. पहले ज़्यादातर जो समुद्र के किनारे ही इस तरह के सेंटर हुआ करते थे जहाँ पर इंडस्ट्री लगी रहती थी. लेकिन आज आपको हर जगह दिखाई देगी, है ना, चाहे वो समुद्री किनारा हो या भारत का कोई बीच का इलाका हो. जैसे आप देखिए नोएडा
है ना। यहाँ कहाँ कोई कोस्टल एरिया है, लेकिन नोएडा में बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेंटर हैं, है ना। तो इस तरह से हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इस चैप्टर की। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए कि और क्या चीज़ें आपको चाहती है इस ज्योग्राफी से रिलेटेड। आज मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है, आप उसमें जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और उसे बार बार पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।